आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पिछले कुछ वर्षों में जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, जो वैवाहिक विवाद हैं, वो काफ़ी बढ़ गए हैं। उसमें जो सबसे बड़ी समस्या पति साइड से है या हस्बैंड साइड है, वो बड़े परेशान हो जाते हैं। खासकर पति को तो कई बार देखा है कि उसको मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम जैसे आ जाती है। कई बार आप देखो, आपके चैम्बर में एडवोकेट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, जिनके मैट्रिमोनियल केसेस चल रहे हैं, तो पति ऐसा लगता है जैसे एंग्जाइटी में या डिप्रेशन में है। उसका कारण क्या है कि बहुत सारी लिटिगेशन उसके ऊपर चल जाती हैं, जैसे 406 198 ए की एफआईआर, डोमेस्टिक वायलेंस 125 सीआरपीसी, या एचएमए का कोई डाइवोर्स का या सेक्शन 9 की लिटिगेशन, गार्जियनशिप एक्ट की लिटिगेशन। इतनी सारी लिटिगेशन फेस करते करते वो थक जाते हैं। तो इसमें क्या है कि मेन जो सबसे पहला कंसर्न होता है, जो सबसे पहली चिंता होती है, वो क्या होती है? जब उनके खिलाफ कोई लिटिगेशन इनिशिएट होती है तो हस्बैंड साइड को सबसे पहली चिंता जो होती है, एक तो जेल की होती है, और दूसरा पैसे खर्च होने की या पैसे देने की, एलमनी देने की, मेंटेनेंस की होती है। मतलब दो विषय होते हैं, एक जेल का और एक मनी का। जेल के बारे में तो हस्बैंड साइड को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि जब से अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसके बाद बिना किसी कारण के पुलिस अरेस्ट नहीं करती। 41A CRPC का नोटिस देती है, जिसे आजकल 35(3) 35(3) BNSS का नोटिस कहते हैं। अगर आप उसकी कंडीशंस जो उसने आईओ ने कहा है आपको, कंडीशंस आप फॉलो करते रहते हैं, कंप्लाई करते रहते हैं, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। तो जेल जाने की तो ज्यादा चिंता ना करें। अगर उसमें 406 और 498A आईपीसी की ही एलिगेशंस हैं, अगर कोई और एलिगेशन, सिवियर एलिगेशंस हैं, तो उसके लिए वो चीज़ें नहीं लागू होती। तो एक उसमें ये मेरी एडवाइस है, एडवाइस कह लें क्या है, कि अगर आपको पुलिस बुलाती है और अगर आपको लगता है कि 406 और 498A आईपीसी के अलावा कोई और एलिगेशंस नहीं है, तो पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस आईओ जो डायरेक्शंस देता है, जो कंडीशंस इंपोज करता है, उनका कंप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको लगे कि इसमें एंटिसिपेटरी बेल मूव करनी है, तो अपने एडवोकेट से सलाह करके एंटिसिपेटरी बेल भी मूव करें। जो रहा मनी का डर है, पैसे का डर है, कई बार चिंता ये होती है कि उसने 125 में भी मेंटेनेंस मांगा है, डीवी में भी मेंटेनेंस मांगा है, एचएमए की प्रोसीडिंग्स में भी 24 एचएमए द्वारा मेंटेनेंस मांगा है। उसमें आप एक तो निश्चिंत रहें कि मेंटेनेंस एक जगह ही लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक कोर्ट ने 10,000 बांधा है, दूसरे ने 15 बांधा है, तीसरे ने 20 बांधा है, तो उसे 45,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, एक जगह का ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा। दूसरा, अगर उसमें लड़की यानी कि वाइफ अगर वर्किंग है, तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। बच्चे के केस में अगर वाइफ वर्किंग है, तो दोनों को एक मिलाकर दोनों को कोर्ट कंट्रीब्यूटरी मेंटेनेंस करती है कि इतना ये कंट्रीब्यूट करेगा, इतना ये करेगा। तो एक तो ये है कि आप इसमें ज़्यादा घबराए मत और कोई गलत रास्ता मत चुने। जैसे कई बार क्या होता है कि हस्बैंड अपने लॉस को या वाइफ को फ़ोन करके धमकी दे देता है, या कोई व्हाट्सएप कर देता है, या स्टेटस पे उल्टी सीधी चीज़ लिख देता है, या सोशल मीडिया का मिसयूज़ करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपका केस खराब होगा। दूसरा, अपना मानसिक संतुलन बना के रखें। किसी मेंटल हेल्थ के काउंसलर से बात करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर पे भरोसा रखें और कानून पे भरोसा रखें। आपके साथ कानून जाति नहीं करता, पर एक चीज ये भी ध्यान रखें, सच से ज्यादा सबूतों की वैल्यू है। अगर आपके पास सबूत हैं, अगर आपने सबूत संभाल के रखे हैं, तो आपके जीतने के चांसेस हैं। इसलिए आपके पास कोई भी अगर एविडेंस है, जैसे व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, कोई मेल के हैं, कोई रिकॉर्डिंग है, जो आपके केस में काम आ सकती है, तो आप अपने एडवोकेट को वो हैंड ओवर अवश्य करें। ज़्यादा घबराएं मत, क्योंकि घबराहट में कई बार हम गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक दो विषय मैं और देखता हूं इसमें, अगर कुछ
हाँ, ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए कि ससुराल में या जबरदस्ती मिलने ना जाएं, सोशल मीडिया पे कुछ गलत पोस्ट ना करें। ये सुप्रीम कोर्ट का भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई जजमेंट्स में कहा है कि 406 498 ए का मिसयूज हो रहा है। ये बात देखने में आई है कि काफी केसेस झूठे केसेस होते हैं, पर आप अपने सबूतों को का सदुपयोग करें और इनसे निकलें। तो अब अंत में जो मेरा अंतिम वाक्य यही है कि धैर्यपूर्वक, अच्छे ढंग से, कानूनों का पालन करते हुए अपना केस लड़ें। विजय आपकी अवश्य होगी। धन्यवाद।